आज गाजा में बहुत दिनों बाद बड़ी घटनाएं दो हो गई हैं। खान यूनिस में एक फिलिस्तीनी सिविलियन शहीद हुआ, मारा गया, और वहीं पर जबलिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि एक आईडीएफ का सोल्जर मारा गया। और इसको लेके अभी तक आईडीएफ ने कंफर्म नहीं किया। आईडीएफ ने कहा है कि एक सोल्जर उनका घायल हुआ है फ्रॉम अ स्ट्रे बुलेट। लेकिन जो सेटलर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, जो हिब्रू प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके अनुसार जबलिया में एक आईडीएफ सोल्जर उसकी मौत हुई। अब दूसरी घटना वेस्ट बैंक में देखिए। वेस्ट बैंक में दो जगह, जेनिन और नाब्लस, दोनों जगह सीधे कन्फ्रंटेशन में फिर वही एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल फिलिस्तीनी युवाओं ने किया। तीसरी बड़ी खबर आ रही है कि जो हरेदी सेटलर्स हैं, जो नहीं चाहते हैं, जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूइश ग्रुप है, जो नहीं चाहता है कि आईडीएफ में भर्ती हो, उनसे और पुलिस में आज जबरदस्त भिड़ंत हुई। कई हरेदी सेटलर्स भी घायल हुए और उसमें पुलिस भी घायल हुई, और उसके वीडियोस भी हमारे पास है। चौथी घटना देखिए जो बड़ी है और जिसके बारे में खबरें आ रही हैं, वो लेबनान से आ रही है कि 4 लेबनान के सिविलियंस शहीद हुए हैं। और हिजबुल्लाह ने एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया है कि द पेशेंस ऑफ द लेबनीज रेजिस्टेंस इज रनिंग आउट। वो भी एक बड़ी खबर है। उसके बाद 2 गैस डील्स इसराइल ने की हैं, एक इजिप्ट के साथ, एक सीरिया के साथ। सीरिया के साथ एक और बड़ी खबर है जो मैं कल, जो इंटरनेशनल वीडियो मैंने फिर से डालने शुरू किया आज से, अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1 में, और आज जो डाला है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जो कल मैं डालने जा रहा हूं, और कल मैं 4 बजे ठीक डाल दूंगा, उसमें सीरिया पे बड़ी खबर आने जा रही है कि सीरिया में जो इकोनॉमी है, सीरिया की डीप इकोनॉमी, वो कैसे चल रही है और उसमें पूरा खेल क्या हो रहा है। बहुत बड़ी खबर है वो ये भी बड़ी खबर है जो गैस डील इजराइल के साथ हुई, जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। फिर ईरान के बारे में खबरें हैं। फिर वेनेजुला में किस तरीके से, जो दिन में मैंने बताया था, लेकिन उसमें ट्रंप उतना सफल नहीं हो पाए हैं कुछ वेनेजुला पे अभी तक वॉर डिक्लेयर करने में। यमन से क्या खबर आ रही है? यमन से जो स्टेट ट्रांजिशनल काउंसिल, वहां पर जो हदरामौत उसने कब्जा कर लिया है, सऊदी अरेबिया बैक फोर्स से, उससे कब्जा कर लिया है, और उसने इजराइल की मदद की गुहार लगा दी है अंसारुल्लाह के खिलाफ। बहुत सारे डेवलपमेंट्स इस तरह के हो रहे हैं। अमरीश मिश्रा स्पीक में आपका स्वागत है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट देखिए। इस वीडियो अभी तक इस चैनल पे जो हम अभी कमेंट्स 1000, कोई किसी भी वीडियो में 1000 कमेंट नहीं पहुंचे, तो इसलिए मैं आपसे दोबारा गुजारिश करता हूं कि इन पहलुओं का ख्याल रखिएगा। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। अब इस वीडियो में देखिए तो जो पैलेस्टीनियन जो फुटबॉल टीम जो क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंची अरब कप की, फिर सऊदी अरेबिया से हार गई, उसका एक स्टार हमाद इसका नाम है, ये कह रहा है कि मैं रेजिस्टेंस के लिए नारे लगाऊंगा, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के लिए। अब ये देखिए, ये दिखा रहा है कि जितनी भी कोशिश पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कर ले, महमूद अब्बास वाली जो ताकतें हैं, जितनी भी कोशिश इजराइल कर ले अपने मिलिशियाज खड़ी करने की, अपने आदमी खड़े करने की, जैसे अबू शबाब जो मारा गया, रेजिस्टेंस ने एलिमिनेट कर दिया, उसके बाद और भी इजराइल इस तरह से फोर्सेस खड़ी करने की कोशिश कर रहा, कहीं कुछ सफलता नहीं मिल रही। जो लेजिटिमेसी है, बहुत ही जरूरी लेजिटिमेसी जो है, वो रेजिस्टेंस के पास है। और जो पैलेस्टीनियन नेशनल फिगर्स, इन्हीं को नेशनल फिगर्स कहा जाता है, और इसके बारे में रेजिस्टेंस ने कहा है कि जो भी पैलेस्टीनियन का एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा सेकेंड फेज में सीज फायर के, उसमें पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स और पैलेस्टीनियन नेशनल फिगर्स का से होना चाहिए। तो ये जो पैलेस्टीनियन फुटबॉल टीम का, हालांकि ये ही इज अ यंगर मैन, बट ही रिप्रेजेंट्स द पैलेस्टीनियन नेशनल फैब्रिक, और डायस्पोरा भी उसमें है पैलेस्टीनियन नेशनल फैब्रिक। उसके बाद देखिए हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। نزحنا كذا مرة في الخيم، جربنا الخيم، صراحة تبهدلنا في الخيم. فكرنا انه نجيب حاجة اقوى واحسن وتحمينا اكثر من البرد المطر ومن من حر الصيف. زي ما انتم شايفين इसमें देखिए लोहे से घर बनाया जा रहा है, लकड़ी से नहीं, पत्थर से नहीं, ब्रिक से नहीं, ईंटों से नहीं, बल्कि लोहे से गाजा में। इतना मतलब ये जो स्पिरिट है, नेवर से डाई स्पिरिट,
कभी भी कोई भी स्थिति हो जाए हम हार नहीं मानेंगे, हम नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। इन्हीं सब चीजों से की वजह से गाजा आज यहां तक पहुंचा है। और जो मैंने आपको बताया कि 11 अक्टूबर के बाद सीज फायर के बाद कई गाजा के सिविलियन शहीद हुए हैं, आज भी एक मारा गया। लेकिन जो जबलिया में हुआ है, जो आईडीएफ का एक सोल्जर मारा गया, पहले तो आईडीएफ एक्सेप्ट करता था और उसके बाद बमबारी करता था। इस बार एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि एक तो जबलिया में है, खान यूनिस में नहीं है। तो जबलिया में इसका मतलब है कि कोई इजरायली सोल्जर आगे बढ़ गया, क्योंकि इजरायली हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं कि येलो लाइन को आगे बढ़ाते रहो। तो या तो कोई आगे बढ़ गया, चपेट में आ गया, रेजिस्टेंस की चपेट में आ गया, उसकी वजह से ये एडमिट नहीं कर रहे हैं। और हो सकता है कि कुछ गोली चली हो जिसमें कोई घायल हुआ हो। लेकिन रेजिस्टेंस ने एक मैसेज जरूर दे दिया, और रेजिस्टेंस ने मैसेज यही दिया है कि जो सेकेंड फेज है उसमें हम इस तरीके से नहीं जाएंगे। उसमें जाने के लिए हमें कुछ गारंटीज चाहिए, हमें एड चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन चाहिए। और जिसके बारे में भी हमने बताया है कि उसमें भी अमेरिका कोई गैम्बल, जुआ एक तरह से खेल रहा है उससे, कि इतनी ट्रक्स आएंगी और हर ट्रक $2000 के हिसाब से वो फिलिस्तीनों से नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसका एक बड़ा गेम है वहां पर। अब वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं, ये भी बहुत, उस पर भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वेनेजुएला के मसले पे हर चीज देखिए जुड़ी है। वेनेजुएला के मसले पे ट्रंप को मेरे ख्याल से पीछे हटना पड़ा है, या हमको जो लग रहा है। अब ओपन अटैक वो अलाउ कर सकता है, लेकिन अभी हिम्मत नहीं पड़ रही है। कांग्रेस ने उसको एम्पावर कर दिया, यूएस कांग्रेस ने, कि हाँ तुम वेनेजुएला पे अटैक करो। लेकिन वहां पर जो साउथ अमेरिकन नेशंस की जो यूनिटी है, इधर सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया चाइना का जो एक वीटो पावर है, उसको देखते हुए कुछ भी हो सकता है। और अभी ट्रंप चाइना और रशिया को एनॉय नहीं करना चाहता। अच्छा, अब आप देखिए वेस्ट बैंक पे हम आते हैं, क्योंकि वेस्ट बैंक संघर्षों का केंद्र बना हुआ है। और जैसे मैंने बताया कि बेता नावलिस में और उसके साथ जेनिन में तो बाकायदा होममेड बॉम्ब से मुकाबला जो यूथ है उन्होंने किया, जो ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस की फोर्सेस है वो नहीं। तो ये 3 ताकतें हैं एकदम क्लियरली आइडेंटिफाइड वेस्ट बैंक में रेजिस्टेंस की। एक तो जो इंडिविजुअल एक्ट्स होते हैं जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं होता, कहीं से ऑर्डर भी नहीं आता है, वो अपने आप खुद से लोग, वो रैमिंग ऑपरेशन, स्टैबिंग ऑपरेशन। दूसरा है जो मास अपराइजिंग होती है यूथ की, जो कई मतलब पूरे झुंड में लड़के निकल आते हैं दर्जनों की संख्या में, कभी 50 की संख्या में, कभी सैकड़ों की संख्या में, और सीधे सीधे सेटलर्स और आईडीएफ से लड़ते हैं पब्लिकली। और उसमें ज्यादातर पत्थरबाजी होती है, लेकिन होममेड बॉम्ब भी यूज होते हैं। वो दूसरा। और तीसरा जो ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस एक्शन है। तो अब जो जेनिन में हुआ वो ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस एक्शन नहीं था, लेकिन हाँ वो पैलेस्टीनियन यूथ जो वो भी होममेड बॉम्ब्स फेंकते हैं, तो उन्होंने फेंके। और उसके बाद जो नाब्लिस में हुआ, नाब्लिस में तो सीधे तौर पे बॉटल्स फेंकी गई, मोलोटोव कॉकटेल्स फेंके गए, और इस तरह से तो वो तो सीधे तौर पे जो फिलिस्तीनी यूथ है उनका उसमें पार्टिसिपेशन दिख रहा था। उसके बाद देखिए तो तुलकरेम से एक फिलिस्तीनी प्रोफेसर को आईडीएफ ने अरेस्ट किया। उसके बाद कलकलिया में उन्होंने 2 यंग लड़कों को अरेस्ट किया, जिनके ऊपर आईडीएफ कहता था कि ये रेजिस्टेंस के लोग हैं। अल आइन कैंप नाब्लिस में इसी तरीके से अरेस्ट किया, तो करीब 6 यूथ आज और 1 प्रोफेसर आज अरेस्ट किए गए। लेकिन फिर उसके बदले क्या हुआ? उसके बदले देखिए नाब्लिस वहीं अल आइन कैंप में फिर प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शन पे लाइव बुलेट्स चलानी पड़ी आईडीएफ को। फिर बेथलेहम में प्रदर्शन हुआ, वहां भी लाइव बुलेट चलानी पड़ी। फिर अल बेरा में जो सेंट्रल वेस्ट बैंक है एकदम बीचों बीच, वहां पर भी प्रदर्शन हुआ, वहां पर लाइव बुलेट्स नहीं चली, लेकिन संघर्ष हुआ। फिर उसके बाद अल आइन कैंप में फिर कुछ यूथ्स को पकड़ के आईडीएफ ने कुछ मारपीट की, तो उससे और मामला आगे बढ़ गया। फिर आप देखिए नाब्लिस सिटी के में मदमा विलेज है, वहां पर भी संघर्ष हुआ। दूरा में जो साउथ ऑफ हिब्रॉन है वेस्ट बैंक में, वहां संघर्ष हुआ। उसके बाद धनावा जो है तुलकरेम में, यहां तो जबरदस्त, क्योंकि यहां करीब 3 घंटे आईडीएफ की व्हीकल्स आगे नहीं जा पाई। उसके बाद देर शराफ जो चेक पॉइंट है वेस्ट बैंक में, वहां संघर्ष हुआ। ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूं घटनाएं, ये सब कुछ न्यूज नेटवर्क से मैं ले रहा हूं। उसके बाद आप देखिए तो जो बेथलेहम के मनिया राउंड अबाउट, यहां भी संघर्ष हुआ। कवतिया
जनिन, यहां संघर्ष हुआ। और जो सिले अल जाहिर, जहां पर होममेड बॉम्ब फेंका गया, वहां पर दोबारा संघर्ष हुआ। इनफैक्ट अभी भी वो चल रहा है। अब देखिए, अब यहां पर जो एक बिल पास किया है इजराइल के पार्लियामेंट में, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ज्यूज पब्लिक प्लेसेस पे रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं, उसमें अगर इंटरफियर किया गया तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है। अब पब्लिक प्लेसेस पे वो कहां करते हैं? वो करते हैं अल-अक्सा मस्जिद के अंदर। और दरअसल धार्मिक भावनाएं तो जो इजरायली सेटलर्स हैं, जायनिस्ट हैं, जूस भी सारे नहीं, जायनिस्ट, वो वहां पर डेसिक्रेशन करते हैं। तो उपद्रव कौन करता है? उपद्रव तो इजरायलीज करते हैं, जायनिस्ट जूस करते हैं। और यहां पर आपने ऐसा कानून ले आए हैं कि जिसमें अगर कोई विरोध करे उसका, तो आप उसको ये सजा का प्रावधान आप दे रहे हैं। अब इसको लेके भी काफी ऑपोजिशन हो रहा है। अच्छा, हरेदी सेटलर्स के साथ देखिए ये मामला फंसा हुआ है। हरेदी सेटलर्स जो एक्चुअली एक तरह से जायनिस्ट ही हैं, ऑक्यूपेशन को सपोर्ट करते हैं, फिलिस्तीन के प्रति कोई ऐसी हमदर्दी ऊपर से नहीं दिखाते हैं, इनका जो संघर्ष हुआ है मिलिट्री सर्विस के सवाल पे, ये बड़ा जबरदस्त हुआ है। अब एक वीडियो देखिए सबसे पहले, जिसमें इन पे हमला हो रहा है। अब ये हरेदी सेटलर्स पे पुलिस का हमला था। अब उसके बाद हरेदी सेटलर्स पुलिस पे वापस हमला कर रहे हैं। अब ये सारी घटनाएं देखिए क्या है, ये सब इजराइल की जो पूरी एक अंदरूनी जो संघर्ष है इजराइल का, वो दिखा रहा है। करीब 13 पुलिसकर्मी, अफसर, ये लोग घायल हुए। उसके बाद देखिए लेबनान के टायर शहर में एक रेड की, इजरायली फोर्सेस ने बमबारी की, जिसमें 4 सिविलियंस घायल हुए। और इसको लेके हिजबुल्लाह का फिर बयान आया है कि किसी भी दिन, देखिए उन्होंने ये कह दिया है कि द पेशेंस ऑफ रेजिस्टेंस इज रनिंग आउट, कि अब धैर्य खो रहा है रेजिस्टेंस। तो धैर्य खो रहा है मतलब कि आप समझ रहे हैं, ये दिस इज एन ऑमिनस वार्निंग। फिर आप देखिए तो नाइजीरिया में एक अफ्रीका को लेके इंपॉर्टेंट खबर है कि कुछ नाइजीरियन प्लेन्स उतरे थे बुर्किना फासो में। बुर्किना फासो वेस्ट अफ्रीका की तरफ है और वो फ्रेंच कॉलोनी रहा है। अब वहां जो अभी लीडर है इब्राहिम ट्राओर, ये फेमस, इसका बहुत पॉपुलर भी है, ये लेफ्टिस्ट है और ये ईरान और रशिया और चाइना के करीब माना जाता है। अब यहां पर जो नाइजीरिया में 11 नाइजीरिया के एयरफोर्स के लोग वहां लैंड किया अचानक, ये भी बड़ी अजीब सी बात है। तो वो उसको लेके बातचीत हुई और वो उनको इसने जाने दिया बुर्किना फासो में। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि नाइजीरिया को डिवाइड करने की कोशिश ट्रंप बयान दे चुके हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियन आधार पे। उसके बाद और भी सूडान को डिवाइड कर ही चुके हैं और सूडान में सीधे सीधे यूएई का हाथ पाया गया है वहां के कत्लेआम में। और उसको जो गोल्ड रिजर्व्स हैं सूडान के, नॉर्थ सूडान के, अब नॉर्थ सूडान के, सूडान और साउथ सूडान 2 देश हैं, एक मुस्लिम डोमिनेटेड एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड। तो जो सूडान देश है मुस्लिम डोमिनेटेड, वहां पर सबसे ज्यादा कत्लेआम कराए जा रहे हैं। और यूएई बैक्ड मिलिशिया आरएसएफ है, आपको बता चुके हैं, उनका लीडर हेमदती है। फिर आप देखिए ईरान ने सबसे पहला इमाम खुमैनी वर्ल्ड अवार्ड तेहरान में होस्ट किया और इसको लेके कई स्कॉलर्स को ये अवार्ड्स दिए गए। और एक तरह से जो ईरान एक पैरेलल डिप्लोमेसी चला रहा है, या एक तरह से जो अपना सॉफ्ट पावर अपनी बढ़ा रहा है, इस तरह के कार्यक्रमों से ये देखिए और मजबूत हुआ। फिर इसके बाद ईरान में से पेजेशकियान, जो ईरान के प्रेसिडेंट है, उन्होंने वार्न किया कि किसी भी हालत में फिर से कि अमेरिका फिर वही कर रहा है, बातचीत करने के लिए कह रहा है कि ईरान से हम बातचीत करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि पिछली बार बातचीत में ही इजराइल से हमला हुआ था, तो इस बार कोई ऐसी हरकत ना हो, इसके लिए हम पूरी तरह से चौकन्ने। उसके बाद देखिए यूएई जो यमन में जो हो रहा है, यमन में अजीब सी स्थिति है। मैंने बताया था आपको कल, एसटीसी सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल जो यूएई द्वारा बैक्ड है और
प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल पीएलसी, जो सऊदी अरेबिया द्वारा बैक्ड, ये दोनों लड़ रहे हैं साउथ यमन के लिए। और एसटीसी जो है यूएई बैक्ड है, उसने इजराइल को मैसेज भेजा, उसने इजराइल को मैसेज भेजा कि हमारी मदद करो, हम अंसारुल्लाह से लड़ेंगे, यमन को डिवाइड कर देंगे साउथ और नॉर्थ में, क्योंकि सना पे अंसारुल्लाह का कंट्रोल है, जहां हूती हैं जिन्होंने मदद की फिलिस्तीनियों की लगातार, और पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में, पूरी दुनिया के मजलूमों में उनकी इज्जत बढ़ी इससे। यहां तक कि कहा जाता है कि जो सऊदी अरेबिया द्वारा बैक फोर्सेस हैं वहां पर साउथ यमन में, जो यूएई द्वारा बैक जो फोर्सेस हैं, उनसे वो उनकी लड़ाई है कि अंडरस्टैंडिंग है, अभी यही क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो लड़ नहीं रही, उनको टेक ओवर करने दे रही। लेकिन उसमें सऊदी अरेबिया वाले अलायंस में एक पार्टी इस्लाह पार्टी है, जिसको यह माना जाता है कि उसने अप्रिशिएट किया था जब अंसारुल्लाह ने इजराइल पे हमला किया था गाजा युद्ध के दौरान। लेकिन सीजफायर के बाद इस्लाह पार्टी की क्या स्थिति है अभी वो क्लियर नहीं है। हालांकि सऊदी अरेबिया ने इस बात की एक चेतावनी दी है कि ये एनार्की इससे फैलेगी, ये यूएई की जो फोर्सेस हैं ये क्यों ऐसा कर रही हैं, और हम जब एक वहां पर सरकार बनाए हुए हैं एडन में, हदरामौत में, तो ये पूरे एरिया को एसटीसी, ये नए फोर्सेस आके इसको टेक ओवर कर रही हैं। अब ये देखिए, वो वही है कि जो यमन में जो सुन्नी फोर्सेस बची खुची हैं, उनके आपस की जो इस लड़ाई को भी देखा जा सकता है। और जो अंसारुल्लाह है, जिसने अपने को प्रूव किया है कि वो फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है, और जो जैदी शिया हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये देखिए दो गुटों, ये एक ही मतलब ऑक्यूपायर्स, यानी जो हमारे देश को गलत तरह से ऑक्यूपाई की हुई है फॉरेन मदद से, और है भी फॉरेन मदद सऊदी अरेबिया यूएई की, तो जो दो ग्रुप्स हैं साउथ यमन में, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो ये एक पूरा एक नैरेटिव बन रहा है। ये देखिए आज की खबरें थी। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा 2 वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।